हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज साइंस का अगला टॉपिक लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेसिबल को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं जो हमारा ध्वनि होता है उसको किस में मापते हैं, डेसिबल के रूप में मापते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वायु में ध्वनि का वेग लगभग है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 330 मीटर पर सेकंड दिया है, इसीलिए कह दिया क्वेश्चन में लगभग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन सभी में से हमें सुनने योग्य ध्वनि कौन सी नहीं है। देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। प्राश्रव्य तरंगे जिसे हम सुन नहीं सकते, एक श्रव्य तरंगे जिसे हम सुन सकते हैं, एक अश्रव्य तरंगे, ठीक है, जिसको कोई नहीं सुन सकता है। तो जो प्राश्रव्य तरंगे होती हैं ये इसका मान होता है 20,000 हेक्टेयर से अधिक। और सर्व तरंगे क्या होती हैं, जिसे हम सुन सकते हैं 20 हेक्टेयर से लेके 20,000 हेक्टेयर तक होती है। तो इसमें पूछा सुनने योग्य ध्वनि कौन सी नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 20,000 से अधिक है, प्रासर्व तरंगे हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला। ये 20,000 से अधिक है, इसलिए क्या होगा, ये सुनने योग्य नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण। ध्वनि तरंगों द्वारा प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, जब भी ध्वनि टकरा के वापस आती है तो तभी हमारा प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। यानी किसी वस्तु से वो क्या करे, टकरा के वापस आ रही है, यानी परावर्तित हो रही है। तो किसके सिद्धांत पे काम करेगा, ये परावर्तन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है। जो हमारी ध्वनि होती है सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। तब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठोस कौन सा है, स्टील है। यहाँ पर ठोस क्या है, स्टील है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि का कारण है, सेम वही क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आज 25 लिए गए हैं ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। आपका अगर 25 क्वेश्चन तैयार है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती, बताना है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं या अनुदैर्घ्य तरंगे होती। तो हम जानते हैं जो हमारा ध्वनि तरंगे होती है वो कैसी तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। क्वेश्चन पूछता है प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंगे होती है, तो प्रकाश में प है और अनुप्रस्थ में भी क्या है, प है। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हो जाती हैं और ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हो जाती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाती हैं। ये दोनों क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। इसमें देखो, गाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्राश्रव्य तरंगों को सीटी बजा के उत्पन्न किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। आइए बताएं, जो प्राश्रव्य तरंगे होती हैं ये हम लोग नहीं सुन पाते हैं, तो ये कौन सुन पाते हैं, चमगादड़ और डॉल्फिन। तो ये किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, प्रतिध्वनि के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध
होता है। तो देखो बी बराबर फार्मूला होता है बी बराबर एन गुणे लेमडा, कितना होगा लेमडा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज, देखो जो आवाज होती है पतली या मोटी किसके कारण पता चलती है, ध्वनि की तारत्य गुण के कारण। किसके कारण, ध्वनि की तारत्य गुण के कारण। जो तारत्य होता है ये ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पहले वाला। कौन सा हो जाएगा, पहले वाला। अगर इसमें कह दिया जाए ध्वनि की गुणता, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता किस पर निर्भर करता है, तो ये हो जाता आयाम। जो हमारा लाउडनेस ये किस पे डिपेंड करता है, उसके आयाम यानी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा ये तारत यानी पिच होता है उसके फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये दोनों पॉइंट एकदम याद रखना, हमेशा बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। देखिए दोस्तों, जो हमारा ध्वनि की चाल होती है इस पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। यानी दाब कितना भी बढ़ा दीजिए उसकी चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, अगर ताप कह दे तो हमारा अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम ताप को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो चाल है ये 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। यानी हमारा तापमान का प्रभाव ध्वनि की चाल पे पड़ता है, लेकिन हमारा दाब का कोई प्रभाव चाल पे नहीं पड़ता है। और ताप पे कितना पड़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ताप 0.61 मीटर प्रति सेकंड चाल बढ़ जाता है। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अगर आप कोई ध्वनि सुनना चाहते हैं तो परावर्तक तल की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला। कहीं कहीं क्वेश्चन किसी किसी बुक में आप पढ़ेंगे 16.6 मीटर लिखा रहता है, तो लगभग 17 की वो है, वो भी सही हो जाता है। ठीक है, अगर 17 न दिया रहे ऑप्शन में, अगर 16.6 दिया रहे या 16 पॉइंट कुछ दिया रहे, तब हम उसी को मान लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है। बताना है कि आपको ध्वनि का जो प्रभाव हमारे कानों तक कितने समय तक रहता है। तो 1/10 सेकंड तक रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो स्टेथोस्कोप होता है यानी जो डॉक्टर आला लगाते हैं कान में, उसी को हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। जो प्रतिध्वनि होती बताए हैं परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका प्रयोग समुद्र की गहराई या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। और ये कौन यूज करते हैं या इसका प्रयोग कौन करते हैं, नौ संचालकों द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित होता है, ध्वनि। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, यदि कोई भी गाड़ी आपके पास आ रही है तो जो उसकी आवृत्ति उसके वास्तविक आवृत्ति से आपको तेज सुनाई देती है, इसी को क्या कहा जाता है, डॉपलर प्रभाव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है वही तरह कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है, अभी बताएं। ये क्या होता है,
डॉपलर का प्रभाव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग, भाई बताएं, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तो ऑप्शन डी देखिए, इसमें कहा है ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ये IAS 2006 में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। तो बताए हैं जो हमारा ध्वनि होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में। किस में सबसे ज़्यादा होता है? ठोस में। और इसमें ठोस क्या है? लकड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। जो भी मनुष्य होते हैं उसके लिए ध्वनि का स्तर कितना लिया जाता है? 60 डेसिबल। कितना लिया जाता है? 60 डेसिबल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। निमग्न मतलब क्या होता है? डूबी हुई वस्तु, यानी पानी में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार। अभी बताए हैं कि समुद्र में की गहराई पता करने में या उसमें डूबी हुई वस्तुओं को पता करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार उपकरण का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। अभी बताए हैं जो ध्वनि कह देगा तो उसकी तीव्रता किस में मापी जाएगी? डेसिबल में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है? तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी वाला, यानी लोहा। तो दोस्तों अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद।